अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का अनदर टॉपिक दैट इज एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। वैसे तो बेसिकली ये पहला टॉपिक होगा मुख्तलिफ बुक्स के अंदर, ये एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के चैप्टर के अंदर। इस टॉपिक को हम बहुत ही डिटेल से जानेंगे। आपके जहनों के अंदर मौजूद इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, मिसकॉन्सेप्शंस हैं, आपने मिसअंडरस्टूड किया हुआ इस टॉपिक को, इंशाल्लाह आज की वीडियो देखने के बाद एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस के मुतालिक जितने सवालात हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन से पहले मिल सके। तो बच्चों, अब अपने इर्द गिर्द देख के बताइए, आपका अपना वजूद, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर, आपके कमरे की दीवारें, आपका फर्श, आपकी छत, पंखे, ट्यूबलाइट्स, जितनी भी चीज़ें आपको दाएं बाएं नज़र आ रही हैं, दरख्त नज़र आ रहे हैं, लॉन आपको घर का नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, सारी चीज़ें मैटर हैं। और मैटर क्या हमने पढ़ा था? मादा। मादा क्या है? एनीथिंग विच हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज़ जो मैस रखती हो और जगह घेरती हो उसे मादा कहा जाता है, मैटर कहा जाता है। अब मैटर क्या है? मैटर किससे मिलकर बना है? हर मैटर, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो। मैं आपको सॉलिड दिख रहा हूँ, पानी का गिलास आप पीते हो वो लिक्विड है। गैस, हाँ जी, चूल्हा जलाते हैं, आग जलती है, आप जानते हो। दूध गर्म करते हैं, पानी गर्म करते हैं, वो आग जलाने के लिए जो गैस है, गैस आ रही है। इस तरह से हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, गैस है। तो ये गैसेस, इसी तरह से प्लाज्मा, इन सारी चीज़ों में जो सबसे टाइनी पार्टिकल्स हैं, जो सारे चीज़ें जो जिन पार्टिकल्स से मिलकर बनी हैं उनको कहा जाता है एटम्स। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये आइडिया किसने दिया, क्या कहना था? आज से तकरीबन 2600 साल पहले, 2600 ईयर्स अगो, एक साइंसदान है जी, डेमोक्राइटस ने आज से 2600 साल पहले यानी कि 585 BC, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 585 साल पहले उन्होंने कहा कि हर मैटर, चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, प्लाज्मा हो, हर मैटर टाइनी 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 पार्टिकल से मिलकर बना है। हालांकि कोई माइक्रोस्कोप नहीं थी, कोई इस तरह से टेलीस्कोप नहीं थी। कैसे कह दिया? किस तरह से एक्सपेरिमेंटेशन में इस कदर लेवल पे थे वो लोग? कहा कि हर मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, जितने भी मैटर की टाइप्स हैं, सारी की सारी टाइनी पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बनी हैं। उन पार्टिकल्स का नाम उसने अपनी जुबान में, ग्रीक जुबान में क्या नाम दिया? एटोमोस। एटोमोस असल लफ्ज था यूनानी जुबान में। यूनानी बच्चों, नानी नहीं, यूनानी, नानी से याद रखिएगा, यूनानी जुबान है। यूनानी जुबान में असल में लफ्ज था एटोमोस, जिसे अंग्रेजों ने, आप जानते हैं ब्रिटेन ने, अमेरिकन ने क्या नाम दे दिया? एटम कह दिया। मीनिंग तो वही रहा। क्या मीनिंग है इसका आज भी? तब भी क्या था? उनकी जुबान में भी क्या मतलब है? इनडिविजिबल, जिसे मजीद तकसीम ना किया जा सके। मजीद तकसीम, अक्सर आपके हिस्से में जब पिज़्ज़ा आता है ना तो आप कहते हैं इससे मजीद तकसीम मैं नहीं कर सकता। इसी तरह से एटम के मुतालिक ये ख्याल था कि एटम किसी भी मैटर का वो सबसे छोटा, सबसे टाइनी पार्ट है, पार्टिकल है जिससे वो मैटर बना है और इनडिविजिबल है, मजीद तकसीम नहीं हो सकता। लेकिन आज हम जानते हैं, साइंसदानों का कहना है, ये बिल्कुल हकीकत है कि एटम डिविजिबल है। इसके अंदर 3 तरह के पार्टिकल्स हैं। तब रिसोर्सेज ना होने की वजह से, इंस्ट्रूमेंट्स ना होने की वजह से ये नहीं पता था कि एटम मजीद डिविजिबल है। तब कह दिया गया कि इनडिविजिबल है, मजीद तकसीम नहीं हो सकता। आज हम जानते हैं किसे तकसीम किया जा सकता है। इसके अंदर तो एक नई साइंस, नई कायनात इसके अंदर मौजूद है। तो आगे चल के उसकी बहस भी करते हैं। तो बच्चों, ये मुझे पता चल गया कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई। फिर जॉन डाल्टन का केमिस्ट्री में आपने बड़ा नाम सुना होगा। 18वीं सेंचुरी, 18वीं सदी के अंदर, 1760 या 70 के अंदर उन्होंने बताया, एटॉमिक थ्योरी दी। उन्होंने बताया जी हाँ, हर मैटर एटम से मिलके बना है, टाइनी 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 से पार्टिकल से मिलके बना है जिन्हें एटम्स कहा जाता है। और वो एटम्स आगे मजीद अंदर उनके पार्टिकल्स मौजूद हैं। एटम कैसा है, क्या करता है, इसका बिहेवियर, सॉलिड्स में डिफरेंट, लिक्विड्स में डिफरेंस, गैसेज में डिफरेंस, ये हम 9th ग्रेड में पढ़ के आए हुए में। तो ये सारी चीजें। फिर नील बोहर
नील बोर आप जानते हैं 1911 में उन्होंने तजर्बा किया कि एटम के अंदर कोई चीज़ है। वो आप जानते हैं गोल्ड के फॉयल ली, उसके ऊपर बम्बार्डमेंट की तो देखा कि सेंटर पे जाके रेडिएशन टकरा के इधर को निकल गई। इसका मतलब सेंटर में कोई ज़रूर चीज़ है। वहाँ से उन्होंने डिस्कवरी की न्यूक्लियस की। उन्होंने कहा एटम के सेंटर में एक बहुत कंसंट्रेटेड हैवी मैस मौजूद है, जिसके अंदर फिर बाद में पता चला प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। वो है न्यूक्लियस, जिसकी बात आगे चल के हम करते हैं। लीजिए हम एक एटम उठाते हैं, हम एक एटम लेते हैं और एटम को स्टडी करने जा रहे हैं। एटम कैसे स्टडी होगा? ये मेरी बॉडी, मेरे हाथ एटम से मिलके बने। ये नज़र तो नहीं आ रहे, कारण आप जानते हैं इन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ मेरा हाथ, ये मार्कर कॉन्स्टिट्यूट किया हुआ है, बनाया हुआ मिलके, लेकिन नज़र नहीं आ रहे। कैसे देखेंगे? इनको जूम करिए। जूम कैसे करिए? ये कैमरा तो इसे जूम नहीं कर सकता। क्या इस्तेमाल करेंगे? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बहुत जदीद माइक्रोस्कोप के जरिए इन्हें जूम करके देखेंगे। जब जूम करके देखेंगे कुछ इस तरह से नजर आएगा, जो आपको एनिमेटेड वीडियो में नजर आ रहा होगा। एटम के सेंटर में है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर हैं दो तरह के पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, जबकि बाहर क्या घूम रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल इसी तरह से घूम रहे हैं जिस तरह से सूरज के गिर्द प्लैनेट्स घूम रहे हैं। जमीन, वीनस, नेपच्यून, मार्स, प्लूटो, ये सारे जिस तरह से सूरज के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेंटर में कौन मौजूद है? न्यूक्लियस। उसके गिर्द पहले इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन, तीसरे इलेक्ट्रॉन, पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल, इस तरह से उसके गिर्द उसकी पूजा कर रहे हैं। आइए डिटेल से जानते हैं। जब एटम को अंदर जाके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया तो दिखने को ये मिला कि एटम के सेंटर के अंदर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तकरीबन 99.6% जो एटम पूरे का मैस है वो न्यूक्लियस की वजह है। इसका मतलब न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा मैस है। अभी मैस भी डिस्कस करते हैं तो आपको पता चलेगा। न्यूक्लियस प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और इन दोनों के मैसेज को जमा कीजिए तो सबसे ज्यादा मैस न्यूक्लियस में है। इसका मतलब पूरे के पूरे एटम में सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड मैस न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस के पास कितनी तरह के पार्टिकल्स हैं? प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स, जी हाँ, प्रोटॉन्स कहते हैं पॉजिटिव चार्जेस को। आइए वन बाय वन स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए ये सन है, सूरज है, जैसे हम उसके गिर्द घूम रहे हैं। वीनस घूम रहा है, नेपच्यून घूम रहा है, मार्स घूम रहा है। इसी तरह से जैसे चांद हमारे गिर्द घूम रहा है, हम उसका न्यूक्लियस होंगे, वो हमारे गिर्द घूम ही जा रहा है। चलिए वो डिटेल में आगे बातें चली जाएंगी। इलेक्ट्रॉन को जब मैंने देखा, इलेक्ट्रॉन को डिटेल से स्टडी किया, डिस्कस किया तो पता ये चला 1897 के अंदर, 1897 के अंदर ये डिस्कवर हुआ और जे थॉमसन अंकल ने, जे थॉमसन साइंसदान ने इनको डिस्कवर किया। और डिस्कवर करने के बाद उन्हें बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कैसे पता चला? इलेक्ट्रॉन को जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारा, बहुत से चार्जेस रख के जब गुजारा तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन ने मुनासिब समझा कि वो क्या करे, पॉजिटिव चार्जेस की तरफ मुड़ जाए। इससे पता चला इस पार्टिकल के ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव है। ये तजर्बात आप केमिस्ट्री के अंदर जानते किए भी हुए हैं। हाँ, जैसे हम जानते कैथोड में से पार्टिकल्स निकले तो वो जनाब वो एनोड की तरफ मुड़ गए, इसका मतलब उनके ऊपर जरूर नेगेटिव चार्ज था। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया गया 1897 के अंदर, डिस्कवरी की जे थॉमसन ने। चार्ज की कीमत, इसकी वैल्यू कितनी है, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये हम जानते हैं, वेरी बेसिक है, 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू, मैग्नीट्यूड 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है। अब इलेक्ट्रॉन का अपना मैस कितना है? जैसे मेरा मैस है, मार्कर का मैस है, व्हाइट बोर्ड का मैस है, इस मोबाइल का मैस है, कैमरा का मैस है। इलेक्ट्रॉन का मैस कितना? चाहे जितना मर्जी छोटा हो, मैस तो होगा। इसका मैस है 9.1 × 10⁻31। बहुत थोड़ा मैस है, बहुत थोड़ा मैस है। भाई थोड़ा है तो सही ना, थोड़ा है, चाहे थोड़ा है तो सही ना। -10⁻31 kg, केजीज के अंदर बहुत थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन के पास मैस है। अब
बात करते हैं न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स की। जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ये सबसे पहले डिस्कवर हुए 1917 के अंदर, 1917 के अंदर डिस्कवर हुए और रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया और उन्होंने बताया कि इस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है, जितना इलेक्ट्रॉन पे है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज एक जितना है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की कीमत 1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो प्रोटॉन पे चार्ज की कीमत भी क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, सही है। मैग्नीट्यूड में साथ में नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लिखा जाता, वैसे हमें पता है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। कीमतें दोनों की एक जितनी है, वैल्यूज दोनों की एक जितनी है। मैस देखिए, प्रोटॉन का मैस कितना है, इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा, 1836 टाइम्स ज्यादा है। प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला? जब प्रोटॉन का मैस मालूम किया गया तो जानते हैं उसका रिजल्ट क्या आया, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। अब आप कहेंगे सर -27, और भाई इसको कंपेयर कीजिए, कंपेयर करिए जरा। ये 10 की पावर -31 है, ये 10 की पावर -27 है। आप जानते हैं कि माइनस के अंदर पावर जितनी बड़ी हो आंसर उतना छोटा होता है, और माइनस में पावर जितनी छोटी हो आंसर उतना बड़ा होता है। अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो मुझे ये पता चलता है कि मैस ऑफ प्रोटॉन इज मच 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 ग्रेटर देन मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन। -31 बहुत थोड़ा है, -21 चलिए उसकी निस्बत ज्यादा है। तो यहां से रिजल्ट निकलता है कि प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज्यादा है, 1836 टाइम्स। बात समझ आ रही है? अगर ये 1836 के साथ मल्टीप्लाई करें तब जाके किसका मैस हासिल होगा, आपके पास प्रोटॉन का मैस हासिल होगा। अच्छा, अब न्यूट्रॉन की बहस कर लेते हैं। ये भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। ये अब इनकी तादाद वेरी कर सकती है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन 1 2 3 4 कम ज्यादा हो सकते हैं, वो आगे बात करते हैं कितने होते हैं, क्या होते हैं। अच्छा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई जेम्स चैडविक साइंसदान ने की 1932 के अंदर, 1932 के अंदर, आज से तकरीबन 90 साल पहले जेम्स चैडविक ने डिस्कवर किया। और पता ये चला न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये किसी की साइड नहीं लेता, ना नेगेटिव की ना पॉजिटिव की। जैसे अक्सर देखा होगा, बहस हो रही हो तो पूछा जाए हाँ भाई आप किसके साथ हो, वो कहेगा मैं तो नहीं आपके साथ, वो कहेगा मेरे साथ हो, कहेगा मैं तो नहीं किसी के साथ। न्यूट्रल, ना इधर का ना इधर का, ना लेफ्ट ना राइट, भाई अपनी मर्जी से सुकून से बैठा है, वो किसी की साइड नहीं ले रहा। ऐसा ही न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, न्यूट्रल। हम कहेंगे न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल है, नो चार्ज कह लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं है, नो चार्ज कह लें ज्यादा बेहतर है। मैस कितना है, मैटर है, पार्टिकल है, ऑफ कोर्स मैस तो होगा, छोटा है बड़ा है वो बात की बात है। इसका मैस देखिए कितना है, जितना प्रोटॉन का है। इसका मैस और प्रोटॉन का मैस बराबर है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27, 1.67 10 की पावर -27। फर्क क्या है, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है, और इसके ऊपर चार्ज उतना ही है जितना इलेक्ट्रॉन पे है। ये सारी बहस हम कर रहे हैं किसकी, एटम के न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि अपने अपने मखसूस आर्बिट्स में घूमते हैं। वो आर्बिट नहीं छोड़ते, जैसे अल्लाह ताला ने कह दिया है हमने ज़मीन और आसमान को, सितारों को, प्लैनेट्स को अपने अपने आर्बिट में घूमने पे कह दिया है, क़यामत तक ये ऐसा करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जब एटॉमिक लेवल पे हमने जाके देखा कि एटम के अंदर भी यही कुछ हो रहा है, वहाँ भी उसका न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपनी गर्दिश में अपने मज़े में हैं, जबकि उसके गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन अपनी गर्दिश कर रहे हैं और क़यामत तक करते रहेंगे, मुख्तलिफ ऑर्बिट्स के अंदर करते रहेंगे। अच्छा, ये सारी स्टोरी है। अब जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है बच्चों, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन नो चार्ज, इन दोनों को एक नाम से भी पुकारा जाता है और वो नाम है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं। इसका मतलब दोनों की जगह हम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद बताना हो न्यूक्लियस के अंदर कौन से पार्टिकल्स हैं तो आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन्स हैं। अगर डिटेल में जाओगे तो आप कहोगे न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को हम क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं।
एटम्स की बात करते हैं जिनके अंदर प्रोटॉन नंबर्स क्या हैं, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, न्यूक्लियॉन्स की तादाद क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, इनको किन किन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से एक जनरल फार्मूला एटम का लिखा जाता है, ये सारा कुछ अब जानने की कोशिश करते हैं। देखिएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखेंगे सबसे पहला नंबर किसका है, हाइड्रोजन एटम का। सबसे सिंपलेस्ट एटम अगर हम देखें तो वो है हमारे पास हाइड्रोजन एटम। क्यों सिंपलेस्ट एटम है? क्योंकि इसके पास है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो आसानी अपने न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, जबकि जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। याद रखिएगा एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं और एज अ न्यूट्रल होता है पूरा एक एटम। लेकिन अगर हम इसे आयनाइजेशन का अमल करें, इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो वो आयंस बन जाते हैं, और जब आयंस बनते हैं तो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है। वो बाद की बातें हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। आइए मैं अब आपको बताता हूँ हाइड्रोजन एटम और हीलियम एटम, इसके अलावा जो आप एटम कहेंगे या आप कमेंट के अंदर करेंगे टेक्स्ट, वो उसी तरह से हम उनको डिस्कस कर लेंगे। आइए अब हम सिंपल एटम हाइड्रोजन की बात करते हैं और फिर उसके बाद हीलियम एटम की बात करेंगे, इनमें प्रोटॉन्स नंबर क्या है और सारा कुछ क्या है। देखिए हाइड्रोजन एटम को जब देखा गया टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ, तो देखने को ये मिला कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है। कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं? सिर्फ एक प्रोटॉन है। एक प्रोटॉन होने का मतलब है यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना है, एक। और जबकि न्यूक्लियस के गिर्द एक इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा था। कितना चार्ज है उस इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। कितना मास है उस बेचारे इलेक्ट्रॉन का? 9.1 × 10⁻31। एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह उनके गिर्द, उस न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा है। वैसे तो न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को चिल्ड्रन कहा जाता है, बच्चे कहा जाता है एटम के न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन जो था वो कितने थे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक था। जबकि अगर बात करें न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूट्रॉन्स की, तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं था। हाइड्रोजन वो वाहिद एटम है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। बाकी जितने भी बड़े छोटे एटम्स हैं उनके अंदर न्यूट्रॉन मस्ट होता है। न्यूट्रॉन वो पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, जबकि मैस उसका उतना ही है जितना प्रोटॉन का है, उतना ही मैस उसके पास है। तो इसका मतलब हमें पता चला, इंफॉर्मेशन मिली हाइड्रोजन एटम के मुतालिक कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं है, कोई ऐसा पार्टिकल नहीं है जिसके पास चार्ज ना हो, और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के गिर्द घूमने वाला सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। यहां से मैं आपको बताऊं जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। याद रहे, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पॉजिटिव चार्जेस की तादाद को, प्रोटॉन्स की तादाद को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और याद रहे, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स, जितने पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में उतने ही नेगेटिव चार्ज नेचर ने, कुदरत ने उसके गिर्द घुमाए हुए हैं, घूम रहे हैं। और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, एज अ होल न्यूट्रल है। वैसे पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को खींच रहे हैं, अट्रैक्शन की फोर्स है। और ये एटम एज अ होल बंधा हुआ है, आपके सामने है, एक खास शेप के अंदर मौजूद है। इनके अंदर कंबाइनिंग एनर्जी है, फोर्स है, बाइंडिंग एनर्जी है, जिसने इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के साथ बांध के रखा हुआ है। अच्छा, एटॉमिक नंबर की समझ आ गई। फिर न्यूक्लियस के अंदर कितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, कितने प्रोटॉन जिन्हें हम कहते होते हैं, वो एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं, जिसे कैपिटल Z के साथ, Z के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। और हाइड्रोजन के केस में वो कितना है? 1। न्यूट्रॉन नंबर, कितने न्यूट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर? हाइड्रोजन एटम के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं था, तो न्यूट्रॉन नंबर कैपिटल N जिससे सिंबल है, दैट इज 0। अब एटॉमिक मास क्या है? पूरे के पूरे एटम का मास कितना है? अक्सर बच्चे एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे ये दोनों लफ्ज़ एक दूसरे की जगह यूज होते हैं, एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। इनमें स्लाइटली सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है जो आगे चल के मैं बताऊंगा। लेकिन जो बेहतर आप वर्ड है जो यूज करेंगे आप, वो है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कहते हैं जो न्यूक्लियॉन्स थे। न्यूक्लियॉन्स क्या थे? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। उन दोनों को जमा कर दो। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो Z+N, तो ये क्या होगा? आपके पास एटॉमिक मास होगा। और एटॉमिक मास को कैपिटल A के साथ,
एटॉमिक मास को ए के साथ, क्योंकि ये एटम के लिए है तो हम इसे कैपिटल ए के साथ, मैं एम के साथ नहीं रिप्रेजेंट करते, वो तो सिंपल मास होता है, तो एटॉमिक मास को हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो बताइए हाइड्रोजन के केस में क्या आएगा, एटॉमिक नंबर क्या था, प्रोटॉन्स की तादाद 1, न्यूट्रॉन्स की तादाद 0, तो 0 + 1 क्या आंसर आ गया 1। इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी 1 और एटॉमिक मास भी 1। और जनरल एक्सप्रेशन, एटम को जनरली एक्सप्रेस करने का जो तरीकाकार है वो इस तरह से है, किसी भी एटम को ऐसे लिखा जाता है, X नाम देके यहाँ एटॉमिक नंबर, यहाँ एटॉमिक मास, यहाँ Z, यहाँ A, यहाँ प्रोटॉन्स की तादाद, यहाँ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों जमा करके जिसे A से रिप्रेजेंट किया जाता है वो। तो बताइए हाइड्रोजन में C1 और A भी 1, A1 क्यों है, क्योंकि A होता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स, न्यूट्रॉन है ही नहीं था हाइड्रोजन में तो वो भी 1 ही होगा। ये है हाइड्रोजन की एग्जाम्पल जिसमें हमने क्या देखा, प्रोटॉन्स की तादाद एटॉमिक नंबर, न्यूट्रॉन्स की तादाद न्यूट्रॉन नंबर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास, जो कि खास तौर पे उसका ताल्लुक किसके साथ है, न्यूक्लियस के साथ है, न्यूक्लियस के साथ। और मैंने पहले भी कहा पूरे एटम का जो मास है, जो वजन है, जो वेट है वो कंसंट्रेटेड है कहाँ पे, न्यूक्लियस पे। 99.6% तकरीबन पूरे एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस ही कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, हैवी पार्टिकल्स हैं। उसके बाद बात कर देते हैं इससे बड़ा एटम, दैट इज हीलियम एटम। हीलियम एटम, जी हाँ, हीलियम के गिर्द 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं। इसके जो शेल है पहला उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। एक चीज तो पता है, इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो प्रोटॉन भी 2 होंगे, जितने नेगेटिव चार्जेस उतने ही पॉजिटिव चार्जेस है, तो अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 2 ही हैं। फिर प्रोटॉन्स के अलावा न्यूट्रॉन भी हैं, जी हाँ, इसके पास न्यूट्रॉन भी है। मैंने आपसे कहा था हाइड्रोजन के अलावा जितने भी बड़े एटम्स हैं, हाइड्रोजन से बड़े एटम जितने भी हैं, हर एक के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं सिवाय हाइड्रोजन के, सिवाय हाइड्रोजन के। इसमें एब्सेंस ऑफ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है ही नहीं, जबकि हीलियम के अंदर 2 न्यूट्रॉन हैं। तो बताइए जरा, अगर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सारा कुछ लिखूं तो क्या लिखूंगा, प्रोटॉन्स की तादाद को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने 2। तो बताइए एटॉमिक नंबर क्या बनेगा, एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड बाय, क्या डेफिनेशन है एटॉमिक नंबर की, एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं वो एटॉमिक नंबर है, Z के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो कितने होंगे, 2 प्रोटॉन्स तो 2 एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन कितने हैं, 2 न्यूट्रॉन तो 2 न्यूट्रॉन नंबर। जबकि एटॉमिक मास, इन दोनों को जमा कीजिए, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन, Z, प्रोटॉन्स को Z के साथ और न्यूट्रॉन्स को N के साथ, Z + N किसके बराबर आ जाएगा, A के बराबर, जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू 2 + 2 = 4, ये है एटॉमिक मास। और आपको पता है प्रोटॉन इज 1836 टाइम्स हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, इसका मास उससे कहीं ज्यादा है, हैवी है ये। जबकि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में मैंने आपसे कहा था डिफरेंस क्या है बच्चों, एटॉमिक वेट होता है पूरे के पूरे जो आइसोटोप्स हैं, जिनका जिक्र बाद में आने वाला है, आइसोटोप्स, किसी भी एटम के डिफरेंट जो आइसोटोप्स हैं उनका एवरेज जो वेट है, एवरेज जो मास लिया जाता है उसे एटॉमिक वेट कहते हैं। जबकि सिंगल एटम का जो मास मेजर किया जाता है उसे एटॉमिक मास कहते हैं। तो ज्यादा बेहतर है कि हम एटम्स के क्या मेजर किया करें, एटॉमिक मास। किससे बेहतर है, एटॉमिक वेट से। थोड़ा सा स्लाइटली सा इसमें डिफरेंस होता है, तो एटॉमिक मास ही आप यूज करेंगे। ये था जी एक आपके पास डिटेल कॉन्सेप्ट एटम का, एटम के गिर्द घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स का, एटम के अंदर मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का, किसने क्या कॉन्सेप्ट दिया, ये स्टोरी कैसे चली, एटम कब डिस्कवर हुआ, कब इसके मुतालिक डिस्कशन हुई, कब इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पता चले, किस पे क्या चार्ज है, ये कैसे काम कर रहे हैं, ये कैसे मूव कर रहे हैं, कैसे ये बंधे हुए हैं, सारी ईच एंड एवरीथिंग आपको मैंने एक्सप्रेस कर दी, एक्सप्लेन कर दी। उम्मीद कर रहा हूँ ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा आप असाइनमेंट के तौर पे, ये आपके पास हाइड्रोजन है, हीलियम है, आप कार्बन के लिए करिए, आप नाइट्रोजन के लिए करिए, आप सल्फर के लिए करिए, आप सोडियम के लिए करिए। एटॉमिक नंबर देखिए उसका, एटॉमिक मास देखिए, न्यूट्रॉन नंबर देखिए, और फिर आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि यहाँ एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, एटॉमिक मास क्या रिप्रेजेंट करता है, न्यूट्रॉन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, इससे क्या मुराद है, ये सारी चीज़ें आपके जहन में बिल्कुल सही से बैठ जाएंगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ जिसमें हम आइसोटोप्स डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।